क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ऑलमोस्ट काफी सारा हिस्सा कवर कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमने एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझा। हमने देखा कि फॉलिकुलर जो है वो साइकिल क्या होता है, हमने देखा कि जो है फॉलिकुलर फेज क्या होता है, हमने देखा ओवुलेटरी फेज क्या होता है, हमने देखा कि जो है वो लूटियल फेज क्या होता है, हमने ये भी देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंसेस, कि यूट्रस का क्या रोल होता है इसमें ओवरी का क्या रोल होता है और डिफरेंट हार्मोन जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। इसको हमने अच्छे से पिछली क्लास में समझा बेटा, ठीक है। याद रखना इसमें कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो केवल और केवल हार्मोन्स के ऊपर आते हैं। बाकी चीजें तो आपको याद रहेंगी, ठीक है, बाकी चीजें आपको जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगी, लेकिन जो हार्मोन से कि एफएसएच क्या रोल प्ले करता है, एलएच क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना, फिर ईस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है कब घटता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है ना। तो ये सबके इफेक्ट जो मैंने आपको एक एक करके बताए ना, बड़े ध्यान से बेटा पढ़िएगा, उसको बार बार रिकॉल करते रहिएगा। तो आपकी जो डेली प्रैक्टिस शीट आपको जो मिलेंगी, जो टेस्ट होते रहेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। मतलब इसके लिए हमारे पास में कोई जो है वो कि भाई भूल गए या ये सब का ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए हम ये सब देख चुके हैं कि कैसे होता है कार्पस लूटेम, कैसे बनता है कार्पस एल्बिगेंस क्या होता है, ठीक है ना, कैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और जो है जब ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन करता है तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, सब पढ़ा हमने, ठीक है। अब आपके सामने जो आज का क्वेश्चन है कि आपके सामने यूट्राइन साइकिल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे मैं, तो यूट्राइन साइकिल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन कौन सी फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या है इसमें, बी क्या है इसमें और सी क्या है, ठीक है। तो ए, बी और सी, इन फेजेस को पहचान कर आपको बताना है कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। एंड यूट्रस के अंदर यूट्राइन साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं बेटा मिनट के, तो कंफ्यूज मत करना। ओवरी के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं उसको इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। जैसे ओव्यूलेशन होता है ना, तो वो ओवरी में होता है, ठीक है ना, मतलब ओवरी का हम कहते हैं कि दैट इज द एक्ट बाय द ओवरी, ओवरी का एक्ट है वो, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ए बी सी जो यूट्राइन साइकिल है वो, उसमें एक इवेंट क्या है, बी इवेंट क्या है, सी इवेंट क्या है, आपको बतलाना है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख चुके हैं पूरा कि मेल सिस्टम कैसा होता है, फीमेल सिस्टम कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है, ठीक है ना, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, ठीक है ना बेटा, स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है। बहुत सारी चीजों को हमने ध्यान से समझा और पढ़ा, एक एक स्टेप को ध्यान समझा हमने। और ऐसे ही हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को समझा हमने देखा किस प्रकार से जो है वो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वो भी देखा हमने ये भी देखा कि जो है वो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल क्या होता है। तो बहुत सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा, ठीक है। देखा हमने कि फाइनली हुआ ये कि ओवरी में हुआ ओवुलेशन, ओवम को रिलीज किया और उस ओवम को जो सेकेंडरी oocyte था उसको कलेक्ट किसने किया, इन्फंडिबुलम ने किसको कलेक्ट किया, फेलोपियन ट्यूब का जो एंड ओवरी के पास में था, इन्फंडिबुलम ने विद द हेल्प ऑफ फिम्बरी उसको कलेक्ट किया। अब ये कहां आ गया, ये आ गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, ये तो बताया हुआ शुरू से मैंने आपको, है ना बेटा। अब बात करते हैं हम इवेंट्स आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं इंसेमाइनेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए during sexual intercourse semen containing millions of sperm is deposited in the vagina by a process called insemination, ठीक है ना।
एक्चुअली में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, हम कहते हैं कि मैंने आपसे कहा एक्सटर्नल मेल सेक्स ऑर्गन पेनिस की हम बात करें तो बेसिकली दैट इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन के वो एक प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन है जिसका पर्पस ये होता है कि सीमेन को वो जो है वो वेजाइना के अंदर रिलीज कर दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने इनसाइड द फीमेल बॉडी ने सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ना, इनसाइड सीमेन के इंसेमिनेशन क्या यानी फीमेल बॉडी में सीमेन को छोड़ना के। तो क्या हुआ ये कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमेन कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म डिपॉजिट इन द वेजाइना, ए प्रोसेस कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है ना, याद रखना इसका मतलब। फिर अब इसके बाद क्या हुआ देखो, ओवुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में जो है वो सेकेंडरी oocyte आ चुका है। अब इंसेमिनेशन हुआ, अब क्या होगा, जो स्पर्म है ये स्पर्म जो है, जो सीमेन है, सीमेन के अंदर स्पर्म अपने आप को एक्टिवेट करेंगे। और आपको बताया था मैंने कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म अपने आप को हाईली एक्टिवेट करते हैं। प्रोसेस को हमने कहा था कैपेसिटेशन, याद आया आपको, क्या कहा था उसको हमने, कैपेसिटेशन कहा था कि स्पर्म के ऊपर के जो है प्रोटीन को हटा देंगे, अब उसकी मोटिलिटी, उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और वो जो है तेजी से मूव करेगा। क्लियर? चलिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म जाइगोट के मतलब स्पर्मेटोजोआ का जो है वो सेकेंडरी oocyte से जो संलयन होता है, जो फ्यूजन होता है, ठीक है, जाइगोट बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में बेटा हम कहते हैं कि मेल गैमिट का फीमेल गैमिट से मिलना, फ्यूज होना, उनका संलयित होना, वो फर्टिलाइजेशन कहता है। फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा हम सिनगैमी वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम सिनगैमी वर्ड का हम यूज भी करते हैं इसको हम के। क्लियर? इसके लिए हम एम्फीमिक्सिस वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम एम्फीमिक्सिस वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए हम सिनगैमी और एम्फीमिक्सिस वर्ड भी यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ सेकेंडरी oocyte मतलब यह है ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट एग से जो है फ्यूजन नहीं होता, बल्कि सेकेंडरी oocyte से फ्यूजन होता है। अब यह बात दिमाग में रखना कि सेकेंडरी oocyte जो है अपने आप को वो मेटाफेज सेकंड अवस्था में रोक के रखा होता है। मेटाफेज सेकंड आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि उसके पास में सेंट्रियोल नहीं होता है, और इसको सेंट्रियोल प्रोवाइड करने वाला होता है स्पर्म। तो स्पर्म जब भी जो है वो सेकेंडरी oocyte से फ्यूज करता है तो वो अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट करता है और अपना न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है ना बेटा, क्लियर? चलिए, ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कहां होती है बेटा, ये फेलोपियन ट्यूब के मोस्ट प्रोबेबली एम्पुलरी रीजन में होती है। देखो बेटा, ऐसा फेलोपियन ट्यूब का रीजन जो यूट्रस से जुड़ा होता है वो इस्थमस कहलाता है। ऐसा फेलोपियन ट्यूब का रीजन जो ओवरी के पास होता है वो इन्फंडिबुलम कहलाता है। बीच वाला हिस्सा कहलाता है एम्पुला। तो एम्पुलरी रीजन, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में फर्टिलाइजेशन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक ठीक, अब स्पर्म कहां पे रिसीव होते हैं, हम कहते हैं अराइवल ऑफ स्पर्म। स्पर्म कहां आता है, वो आता है फीमेल वेजाइना में आता है। वेजाइना से वो सर्विक्स में मूव करता है, सर्विक्स से वो यूट्रस में जाता है, और यूट्रस से फिर जो है वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। मतलब स्पर्म का यदि हम कहें कि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहां से कहां जाना पड़ता है, तो वेजाइना में स्पर्म रिलीज हुआ, वहां से सर्विक्स में मूव किया, सर्विक्स से यूट्रस के अंदर यूज किया, मूव किया, और यूट्रस से कहां गया, वो फेलोपियन ट्यूब में गया। ठीक है, क्लियर? कुछ बच्चों ने पूछा सर हमको एक बात समझ में नहीं आई, हमें कुछ मैंने देखा कुछ किसी ने ईमेल भी किया, किसी ने पूछा भी कि सर यूट्रस का फंडस और यूट्रस की बॉडी में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। क्यों कंफ्यूज है बेटा, देख है ना कि ये यूट्रस है, ये देखिए, ये मैंने कहा आपसे यूट्रस का ये ऊपरी डोम शेप का ऊपर का हिस्सा यूट्रस का ये रहा। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है इससे, यूट्रस से, है ना। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है यूट्रस से। ठीक है ना, ये यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा ऐसा, इसकी ये वॉल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ गए हम, इसके बाद हम आ गए सर्विक्स वाले हिस्से पर। ये सर्विक्स वाला हिस्सा है, देन ये वजाइना वाला हिस्सा है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, देख ध्यान से ना, ये ऊपर का जो डोम शेप निकला है ना, दैट इज दी फंडस, ये फंडस वाला पार्ट है, और ये है, ये पूरा हिस्सा जो है वो बॉडी ऑफ यूट्रस है। ठीक है ना, सर्विक्स के ऊपर का पूरा हिस्सा बॉडी ऑफ यूट्रस है, और जो सबसे ऊपर डोम शेप दिखाई पड़ रहा है वो फंडस है ना। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? है? ठीक है, चलिए,
तो स्पर्म कहां रिसीव हुआ, कहां से कहां गया, ये बताया मैंने आपको के स्पर्म मूव थ्रू फ्लैजिलम, स्पर्म फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है के फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स, देन यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब के। स्पर्म के मूव करने की गति क्या होती है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो द स्पीड ऑफ स्पर्म इज 1.5 mm to 3 mm पर मिनट इन फ्लूइड मीडियम के। यानी जो भी सर्वाइकल सिक्रेशन या यूट्रस के, आप देखिए बताइए, बात ध्यान सुनिएगा कि ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप में से किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, उसने कहा सर आपने बताया हमको कि जब ओवुलेशन होता है उस समय एलएस सर्ज होता है। आपने कहा कि एलएस सर्ज ओवुलेशन के पहले 24 से लेके 36 आवर पहले होता है, तो मतलब ये इसका जो ग्राफ में पीक जो है वो आपने 14th पे क्यों दिखाया हुआ है? देखो बेटा ऐसा होता है ना, समझ बात को जरा ध्यान से ना। जब एलएस सर्ज की बात करते हैं मतलब एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक ना। ये बढ़ना शुरू होता है ओवुलेशन के 24 से 36 आवर पहले बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। सर्ज का मतलब होता है कि लगातार दाम बढ़ रहा है, होता है ना, बोलते हैं प्राइस सर्ज, दाम का बढ़ जाना। कभी आपने, पता नहीं आप लोगों ने, आपके टाउन में है या नहीं है, कभी आपने जो दिल्ली विल्ली के बच्चे जानते होंगे, कभी ओला या उबेर किया आपने? ओला या उबर ऐप होता है, टैक्सी बुक करते हैं उससे। तो अक्सर मैंने देखा जब मैं कभी है ना बहुत पहले 2016 में जो है उस समय में मतलब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुए, मेरे को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ बॉम्बे शिफ्ट हुए में, जो है 2015 या 14 के लास्ट में 15 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। तो उस जमाने में शुरू में क्या था कि बॉम्बे अब चूंकि जगह रास्ते मालूम नहीं थे तो हम लोग ओला या उबेर कैब किया करते थे, 15-16 की बात है। तो उस समय जैसे मैंने देखा कि मैं अपने क्लिनिक गया और वहां से मैंने 6 बजे मुझे कहीं पहुंचना है और मैंने उबेर को बुक किया, तो उबेर का प्राइस आता था उसमें कि भैया अभी आपका सर्ज लगा हुआ है, मतलब ये हाई डिमांड है तो इस समय आपका कॉस्ट दुगना आएगा। मतलब 500 रुपए कहीं से कहीं जाने का लग रहा था तो उस समय 800 रुपए लगेगा या 1000 रुपए लगेगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम मारते थे कि भाई ये सर्च टाइम है, अभी बुक नहीं करते कैब, आई बात समझ में। लेकिन वो प्राइस एकदम नहीं बढ़ती थी, 500 हुआ, 600 हुआ, 700 हुआ, जितने डिमांड बढ़ती चली गई कैब की, कैब कम थी डिमांड अधिक थी तो प्राइस बढ़ा के वो दे दिया करते थे। ऐसा ओला उबेर में था एक जमाने में, अब का मुझे पता नहीं है, बहुत समय से मैंने नहीं किया कैब। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप बोलते हैं एलएस सर्ज बोलते हैं ना बेटा, तो उसका मतलब यह होता है कि नॉर्मली इसे हार्मोन का लेवल चल रहा है, मैंने इमेजिन कहा, मैंने कहा आपसे कि नॉर्मली जैसे ये हार्मोन का लेवल चल रहा है के अब जब 24 आवर पहले क्या होता है, 36 आवर पहले ये बढ़ना शुरू होता है, ऐसे बढ़ना शुरू हुआ और ठीक एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ये पीक पे होता है, ये 14th डे होता है, पीक पे होता है और ओवुलेशन हो चुका होता है ना। तो आप मेरी बात को ठीक से समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब यह था कि बेटा एलएस सर्ज का मतलब पीक नहीं है, पीक तो जो है वो पहुंच गया, मतलब उसका मतलब है कि ये बढ़ना शुरू, सर्ज मतलब होता है बड़ा हुआ, ठीक है। और ये बढ़ने की शुरुआत होती है ओवुलेशन के 24 से 36 आवर पहले, तब तो बढ़ेगा, एकदम थोड़ी ना कि ब्लास्ट हो गया तो एकदम ऊपर निकल गया, वो धीमे धीमे हार्मोन का लेवल है ना, ब्लड में मिक्स करेगी ग्लैंड, फिर पहुंचेगा ऊपर लेवल, ओवरी तक पहुंचेगा वो, है ना बेटा, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अब सुनिए बात के 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर जो है ओवुलेशन हुआ और यही वो समय होता है जब यूटेरस के अंदर और सर्विक्स के अंदर सीक्रेशंस बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस इज दी परफेक्ट टाइम फॉर दी सीक्रेशन। इस समय सीक्रेशन बॉडी में रहते हैं, इवन सर्विक्स का सीक्रेशन इतना अधिक होता है कि दैट सीक्रेशन रीचेस टू दी वेजाइनल कैनाल आल्सो, ठीक है। कहा जाता है कि 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में द पीरियड व्हेन द फीमेल फील्स लेस पेन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इज द पीरियड फ्रॉम 11th टू दी 17th डे के 11वें दिन से 17वें दिन के बीच में जो पेन, देयर आर सम टाइम पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो दर्द जो है वो काफी कम होता है, बिकॉज देयर इज क्योंकि वेजाइना के अंदर तो कोई ग्लैंड है ही नहीं सिक्रेटरी ग्लैंड, जो सिक्रेशन है वो सर्विक्स से आता है और सर्वाइकल सिक्रेशन सबसे अधिक जो है 11 से लेकर 17 दिन तक होते हैं और इसीलिए स्पर्म को एक मीडियम मिलता है, क्योंकि वहां पे सिक्रेशन ऑलरेडी है तो वो फ्लूइड मीडियम मिलता है मूव करने के लिए, एंड दैट इज द परफेक्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, परफेक्ट टाइमिंग होता है वो, ठीक है ना। तो ऑल अबाउट साइंस, इट इज ऑल अबाउट साइंस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि स्पीड ऑफ स्पर्म 1.5 से लेके 3 mm पर मिनट इन फ्लूइड मीडियम। तो आप बोल रहे हैं फ्लूइड मीडियम का मतलब क्या, तो मैंने बताया बेटा दीज आर द सीक्रेशंस फ्रॉम द यूट्रस एंड द सर्विक्स, ठीक है। देन
कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मैंने कहा ना स्पर्म जो है वो एक्टिवेट कहां पर होते हैं, वो एक्चुअली उनके ऊपर का जो पूरा प्रोटीन हट जाता है, अब उनका एक्रोसोम एक्सपोज आता है और अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो चुके होते हैं और फ्लैजिलल मूवमेंट जो है वो कई गुना बढ़ चुका होता है। और ये कहां होता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। एनसीईआरटी में बहुत छोटे में देखा है इसको उन्होंने, जहां पे मैं कई सारे प्रश्न हमारे सॉल्व नहीं होते उससे, जो एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा बेटा ध्यान से। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा अपने स्तर पे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाके। तो अब ये मत बोलने से आप बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाते हो, एक्चुअली बेटा जो नीड है एग्जाम की उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर सिलेबस तो कम हो गया, सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया। देखो बेटा, वो सिलेबस कम हुआ है 12th बोर्ड के लिए, ठीक है ना, स्कूल नहीं लग रहे हैं अभी, चूंकि स्कूल नहीं लग रहे हैं और कब तक स्कूल नहीं लगेंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती है। यानी आप मानकर चलिए सितंबर तक तो आपके स्कूल नहीं लगेंगे, जो ऑनलाइन लग रहे हैं ना वो फीस लेने के लग रहे हैं। जितने स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना आपकी, वो सब टाइम पास कर रहे हैं इसलिए ताकि आप टाइम पे फीस भर दें। सच्चाई यही है, बुरा लगे किसी को तो लग जाए बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। पर सच बात तो यह है कि स्कूल एंड व्हाट आई सी, मैं कभी सोचता नहीं था कि मेरे बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते होंगे जाके। मैंने देखा कि क्लास लगती है ऑनलाइन उनकी, तो आधे समय क्लास में तो जो है 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास में जो है वो जूम पे क्लास लगती है, 40 मिनट का फ्री वाला भगवान जाने क्या सब ले रखा उन्होंने, उसके क्लास लगाते हैं, उसमें 20 मिनट तो अटेंडेंस लग रही होती है, ठीक है, इसके उसके बारे में, फिर 20 मिनट पढ़ाते हैं उसमें, और पढ़ाते क्या है, बांचते हैं उसमें। टॉप स्कूल मुंबई के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, अच्छे स्कूल, ठीक है। मैं अपने बच्चों के स्कूल का नाम लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं ले रहा उसका मैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्कूल जो है दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस जस्ट टू इन्वॉल्व यू, जस्ट टू, और वो जो तो मैं ये नहीं बोलता कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं स्कूल भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल वो जिससे आप जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में आप एक्चुअली स्कूल का पर्पस क्या है। When you go to school, you interact with so many other student के, you interact with your teacher, तो फिजिकल जो आपका इंटरेक्शन है ना, वो बाहर की दुनिया से आपका साक्षात्कार है, इट इज द इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड के स्कूल बच्चे के लिए इसलिए जरूरी होता है। अब ऑनलाइन आप हैं, चाहे आप यूट्यूब देख लें चाहे ऑनलाइन स्कूल देख लें, बात तो बराबर ही हो गई। तो इसलिए सिलेबस कम किया उन्होंने कि भाई जो ट्रूली जो बच्चों को पढ़ा सकते थे वो नहीं पढ़ा पाएंगे, स्कूल के टीचर्स ने कहा कोरोना के चलते, तो कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि नीट में आईआईटी में कम हो गया है, क्योंकि जब तक अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज इस बारे में नहीं है, और जो ऐसे चैनल जाके ढूंढ के देख रहे हैं ना कि सिलेबस कम हो गया, होगा नहीं होगा, वो बेटा वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। तो फालतू की बातों में दिमाग लगाने की बजाय पढ़ लीजिए। चलिए मैं कहता हूं कि हमने पढ़ लिया और वो चैप्टर नहीं आया मान लो, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा बताइए? कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो ये तो हमको कभी ना कभी जानना ही पड़ेगा सारा बेटा, ठीक है। इसलिए ये दिमाग से निकाल लीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो है 11वीं 12वीं के पास होने उस एग्जाम में नहीं है आपके, वो आप बोर्ड के लिए देख लेना। अभी आपको पूरा पढ़ना है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जहां लगेगा जैसा लगेगा, हटेगा कुछ, हटेगा नहीं हटेगा कुछ नहीं मालूम इस बारे में हमको भी। और नवंबर में शायद एनटीए इस बारे में अनाउंस करेगा, तब की तब देखेंगे हम, ठीक है ना। अभी फोकस कीजिए काम पे, चलिए पढ़ने पे। तो फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ द ओवम, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो ओवम जो है उसको सबसे बड़ा चैलेंज सामना करना पड़ता है जोना पेलिसुडा लेयर कट के। और इस मेम्ब्रेन को जैसे जैसे फर्टिलाइज होता है तो इस मेम्ब्रेन में वो जो है जैसे स्पर्म आके जुड़ता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, एक ओवम को, एक सेकेंडरी oocyte को केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, दो फर्टिलाइज नहीं कर सकते उसको। जो सबसे पहले जाकर वहां पर जो है एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि वहां पर जाके जैसे जो छेद कर देगा वहां पे मेम्ब्रेन में और अपना न्यूक्लियस अंदर डाल देगा, मेम्ब्रेन की पूरी हिस्सा जोना पेलिसुडा पूरा मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब आप सोचिए क्या होता है कि केमिकल लेवल पर ऐसे परिवर्तन होंगे कि दूसरे स्पर्म को जो है वो दीवार का सामना करना पड़ेगा, वो उसका एक्रोसोम काम ही नहीं कर पाएगा। यानी वहां पे इस प्रकार का जो है वो, और सबसे बड़ी बात बताओ, ये चेंजेस इलेक्ट्रिकल लेवल पे होते हैं ना, डीपोलराइजेशन आता है। आगे बात करता हूं क्या मतलब इसका, ठीक है। डीपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन का कई बार, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with zona pellucida layer of ovum and induces
change in the membrane that block the entry of additional sperm that ensures it only one sperm can fertilize an ovum। के क्या होता है, जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर के संपर्क में आता है तो उसके कांटेक्ट में आने के साथ ही जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसमें ऐसे उस लेयर के अंदर ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके चलते दूसरे स्पर्म अब जो है वो ओवम को फर्टिलाइज और नहीं कर सकते हैं। और ये इस बात की पुष्टि आती है, इस बार को इंश्योर कर लेते हैं, इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि भाई एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या इवेंट घटते हैं, अब ये इवेंट का क्रम भी बेटा दिमाग में रखिएगा आपके ना। एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, देन कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, देन स्पर्म का एंट्री होगा और फिर होगा एम्फीमिक्सिस होगा, याद रखना। क्लियर, चलिए पहले बात करते हैं हम एक्रोसोमल रिएक्शन की। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे एमसीक्यू जो है वो बुक के अंदर दे रखे होते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है बेटा के, आफ्टर ओवुलेशन द सेकेंडरी oocyte रीचेस द फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही बात है, ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका होता है। ठीक है, द कैपेसिटेड स्पर्म, मतलब जिस स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एक्टिव कर दिया गया था। कैसे एक्टिव किया था बेटा, हमने देखा था ना कि उसकी सरफेस पे जो प्रोटीन थे उनको हटा दिया और उसका वो एक्टिव हो गया, अब उसका एक्रोसोम फ्री हो गया और उसका स्पीड और मोटिलिटी भी बढ़ गया था। ठीक, तो जो कैपेसिटेड स्पर्म होता है, जिसका कैपेसिटेशन हो चुका होता है, वो एक्रोसोमल रिएक्शन में भाग लेता है, अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीज वेरियस केमिकल कंटेंट इन द एक्रोसोम। और एक्रोसोम एक बड़े साइज के लाइसोसोम के समान होता है, एक बड़े, मैंने कहा ना कि कैप के समान है, हेड के समान, इसके ऊपर कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए हैं, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं जो कि सेकेंडरी oocyte की जो लेयर्स उनको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं ऊपर की। ठीक है, इसमें वेरियस, अब ये केमिकल क्या होते हैं, इन केमिकल्स को एक साथ हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन कहते हैं। पूछा गया बेटा एआईपीएमटी में, इनको हम जो है स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये सारे केमिकल एक साथ मिलकर जो है स्पर्म लाइसिन कहलाते हैं। क्लियर, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है हाइलुरोनिडेज के, हाइलुरोनिडेज इट एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल के, ये फॉलिकल सेल के ग्राउंड सब्सटेंस को, आधारी पदार्थ को डाइजेस्ट करता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है फॉलिकल सेल्स के बीच में, इसको वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो एंजाइम का नाम क्या है, हाइलुरोनिडेज। ठीक है, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा जो बाहर तरफ प्रेजेंट है बेटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, उसको वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, कोरोना के समान दिखाई पड़ता है। फिर जोना लाइसिन, जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने वाला, एक्रोसिन भी कहते हैं इसको। ये तो तीनों याद रखना आप, मतलब ये है कि जो फॉलिकल सेल्स के बीच में जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइलुरोनिडेज पाया जाता है। कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम जो है कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करता है, जोना लाइसिन जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है, और तीनों को मिलाकर हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं, जो एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर, एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है एंड व्हाट आर द कंडीशंस प्रीरिक्विजिट, कौन सी कंडीशन जो है वो जरूरी होती है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्टिमम पीएच, मैग्नीशियम आयन का होना, कैल्शियम आयन का होना, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना, ये सब एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए जरूरी होता है। यदि देखिए अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, मान लीजिए आपको बता रहा हूं, मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं, मान लीजिए एक लेडी है, उसको बहुत दिन से कोई बीमारी है, बहुत बुखार आता है, मतलब मैंने कहा आपसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सपोज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी है या कोई दूसरी बीमारी है, उसमें उसको लगातार बुखार बनाता है, हाई टेम्परेचर बॉडी करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कंडीशन में फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, काफी कम, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से हायर साइड चल रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसका थायराइड की कमी है, जो थायराइड हार्मोन कम है, ठंडा बॉडी है, बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, वहां पर भी फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मतलब एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी नॉर्मल हेल्दी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, नॉर्मल न्यूट्रिएंट लेवल होगा उसका, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं अधिक होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो मैंने कहा कि एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए भी उचित कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब कैल्शियम आयन हुआ, मैग्नीशियम आयन हुआ के बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए के, और यदि पीएच में परिवर्तन होगा तो भी दिक्कत वाली बात है के, और इसके अलावा जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, देखिए
आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि इसमें जो कोरोना रेडिटा है वहां पे हमको फॉलिकुलर सेल्स दिखाई पड़ती है, जोना पेलिसुडा जो है वो जेली कोट के समान होता है, और ये एग सेल या ओवम आपको दिखाई पड़ रहा है। तो स्पर्म जो है उसका एक्रोसोम जो है सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा? सबसे पहले हमने देखा कि वो आएगा आपके कोरोना रेडिटा के संपर्क में आएगा, वो बाहर से फॉलिकुलर सेल्स के संपर्क में आएगा, डाइजेस्ट करना शुरू करके बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एग जेली कोट के एग का बाहर एक जेली समान लेयर होगा, उसको उससे बाइंड करेगा, बाइंड करके अपना एंजाइम रिलीज करेगा, कोरोना रेडिटा को वो जो है वो डाइजेस्ट करेगा, देन जोना पेलिसुडा को डाइजेस्ट करेगा, और फाइनली अपना न्यूक्लियस जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर वो डाल देगा, न्यूक्लियस एंड एज वेल एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, क्लियर? बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द सेकेंडरी oocyte इंड्यूसेस डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। के जब भी कभी जो है वो जो स्पर्म होता है वो सेकेंडरी oocyte से आके जुड़ता है, बाइंड करता है, उससे सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन आता है। के नॉर्मली मेम्ब्रेन होती है पोलराइज्ड, के नॉर्मली मेम्ब्रेन पर बाहर होता है प्लस चार्ज, अंदर होता है माइनस चार्ज। के डीपोलराइजेशन होगा तो बाहर हो जाएगा माइनस चार्ज, अंदर हो जाएगा प्लस चार्ज। के तो मेम्ब्रेन जो है वो अपना पोलरिटी का लेवल वो बदल लेती है। के तो इट प्रिवेंट्स, और इससे क्या होता है? इससे एक प्रकार से मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जब डिपोलराइजेशन होता है, परिवर्तन आता है, तो मेम्ब्रेन का नेचर, केमिकल नेचर काफी हद तक जो है अफेक्ट आता है, बदल जाता है, और उसके चलते क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो दिस प्रिवेंट दी पॉलीस्पर्मी को ये रोक देता है। ठीक है ना, पॉलीस्पर्मी को ये रोक देता है। ठीक है, ठीक। अब ये बहुत डिटेल साइन है, यदि हम इसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए आप कि सेकेंडरी oocyte जो है वो स्पर्म से बाइंडिंग करता है, तो oocyte की मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन आता है, और इससे पॉलीएम्ब्रियोनी को हम प्रिवेंट कर पाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन पे। पहला क्या हुआ? एक्रोसोमल रिएक्शन। दूसरा होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन दी oocyte प्लाज्मा एंड oocyte, जैसे ही oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होता है। यानी स्पर्म के पास भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, oocyte के पास भी मेम्ब्रेन है, दोनों का जब फ्यूजन होता है तो वैसे ही जैसे ही वो फ्यूजन होता है वैसे ही सेकेंडरी oocyte जो है वो कॉर्टिकल रिएक्शन को शो करता है। कि द सेकेंडरी oocyte शोज द कॉर्टिकल रिएक्शन, तब वैसे ही सेकेंडरी oocyte कॉर्टिकल रिएक्शन को जो है वो शो करता है। ठीक है। The cortical granule are present beneath the plasma membrane of oocyte। अब देखिए कुछ विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन्हें हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। कि अब कॉर्टिकल क्यों बोल रहे हैं आप बोलोगे सर ये कॉर्टिकल कहां से बीच में आ गया? अरे भाई एक oocyte मान लो एक गोला है तो पेरिफेरी वाला भाग क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया, है ना। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोल दिया उसको हमने। तो ये जो ग्रेन्यूल होते हैं ये आसपास जोड़कर एक ऐसी लेयर बना लेंगे, एक प्रोटीन की पूरी लेयर बन जाएगी जिससे कि बाहर का स्पर्म अंदर ना आ सके, कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। दिस ग्रेन्यूल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे of oocyte and release their content including the cortical enzyme between plasma membrane and the zona pellucida। ठीक है। अब होता क्या है बेटा? होगा ये कि जैसे ही हम बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन की तो स्पर्म की मेम्ब्रेन और जो है oocyte की मेम्ब्रेन जो है फ्यूज की आपस में, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर कुछ ऐसे कण प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहा था। ये कण सेल मेम्ब्रेन से आके फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के साथ ही कुछ केमिकल को ये सेल मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच में रिलीज करते हैं, और ये केमिकल एक लेयर को फॉर्म करता है। वहां पे देखिए क्या लिखा है, दिस मेक जोना पेलिसुडा हार्ड। ये केमिकल जोना पेलिसुडा को हार्ड करता है इससे कि दूसरे स्पर्म की एंट्री अंदर नहीं हो पाती है। किस लेवल, देखिए किस लेवल पर केमिकल परिवर्तन यहां पर हमको देखने में लेट के। क्लियर? देखिए क्या हुआ बेटा, जैसे समझो बात को, ये बड़ा डिटेल है बेटा, है ना। एकदम बता दूं आपको कि मैं आपको जो पढ़ा रहा मैं क्लियर कर दूं आपको कि कई बच्चों को लगता है सर पता नहीं बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, के ये एग्जाम की नीड है, के एग्जाम के बेसिक्स के अंदर आता है, तो ये पता आपको होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बाद में ये कहने को कोई अवसर नहीं आना चाहिए, अरे यार पढ़ लेते, देखो हमारे XYZ कोचिंग में तो ये पढ़ा। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. आया था ABC में पढ़ाया था, पर हमारे सर ने नहीं पढ़ाया हमको,
और यदि आपको लगता है तो आप उठा के देखिए, किसी के भी नोट के, कोई भी अच्छा ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट के आपको आप पढ़ेंगे, दे विल कवर योर सिलेबस इंटायरली, ताकि उनको लगे कि भाई आप टॉप कर सके एग्जाम के, क्योंकि वी आर बेसिकली टीचिंग द टॉपर्स के, हमें तो रैंक 1 चाहिए, क्या चाहिए, AIR 1 चाहिए हमको, ठीक है ना, क्लियर। उसके लिए हम मेहनत सारा कर रहे हैं, है ना बेटा। नहीं तो किसके, कौन, आप बताइए मेरे को। हर आदमी तो कंफर्ट चाहता है, क्यों आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, क्यों एक्स्ट्रा माइल जाएगा भाई। जहां पे मैं 15 लेक्चर 20 लेक्चर ले रहा हूं एक चैप्टर के, मान लो 15 लेक्चर ले रहा हूं कोर्ट के, तो उसको मैं 5 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूं। मैं क्रैश कोर्स में 1 लेक्चर में खत्म करता हूं, तो कर सकते हैं ना बेटा वो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे बताओ। क्योंकि हमको AIR 1 चाहिए, क्या चाहिए, AIR 1 चाहिए हमको, टॉपर चाहिए के, और वो मिलेगा, जरूर मिलेगा हम के, आप में से ही बनेगा बच्चा, इसलिए बेटा बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर पढ़ते रहिए। तो देखो अभी एक बार रिकॉल करते हैं, ताकि हमने क्या पढ़ा इसमें। हमने ये पढ़ा कि देखो ऐसा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, स्पर्म आके जो है वो फ्यूज कर गया उससे, इस पर जैसे स्पर्म की मेम्ब्रेन और सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन फ्यूज की आपस में, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर कुछ ग्रेन्यूल प्रेजेंट थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल थे, वो कॉर्टिकल हिस्से में, वो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पेरिफेरियम प्रेजेंट थे, वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गए। जैसे सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज किए, कुछ केमिकल उन्होंने बाहर रिलीज किया, और ये केमिकल जोना पेलिसोडा को इस केमिकल ने कठोर कर दिया, स्ट्रॉन्ग कवर में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे स्पर्म अंदर नहीं आ पाएंगे, ये है कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। देन कम टू दी स्पर्म एंट्री की बात करते हैं हम। एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट विद स्पर्म द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए प्रोजेक्शन के, जब भी, जैसे मैंने कहा ये एक स्पर्म है, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म जो है वो जैसे ही स्पर्म मैंने कहा, जैसे ही स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, ठीक है, मतलब एक्रोसोमल रिएक्शन चल रही है, पास पहुंचता है, तो वैसे ही सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, एक प्रोजेक्शन के, एक ऐसा उभार आता है ऊपर के, ये स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, ऐसा उभार आता है, ये उभार आ गया ऐसा, ठीक है, ठीक है। सपोज करते हैं मैंने कहा आपसे कि ये ऐसा एक कोन के समान उभार आ गया के, ठीक है। और ये जो है ये क्या करता है, ये इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। अब ये क्या होता है, ये दोनों के प्रोटोप्लास्ट हैं, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, दोनों का प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करके कारण करता है मेम्ब्रेन है बाहर, देखो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन आगे की ओर झुक जाती है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। स्पर्म का हेड तो ऑलरेडी ऐसा होता है, ठीक है। अब जो ओवम है उसमें क्या है, मैंने कहा सेकेंडरी oocyte है, ये नॉर्मली ऐसा था, इसमें भी क्या हुआ, एक उभार ऐसा बन गया, इसे फर्टिलाइजेशन कोन कहा हमने, ठीक है। कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। अब ये सब चीजें बेटा जिप्पर में पूछी गई पहले कभी के, और हमको पता है, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में आ चुका है ना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है उठ के। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ विद द स्पर्म द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए प्रोजेक्शन, से हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं जो स्पर्म को रिसीव करता है। The proximal centriole of sperm divide and form two centriole। जैसे proximal centriole सेकेंडरी oocyte में इंटर करता है स्पर्म का, वो झट से अपनी कॉपी तैयार करता है, क्योंकि सेंट्रियोल तो जोड़े में होते हैं बेटा, काम करने के लिए होते हैं कि नहीं होते। देखो अब आप देखोगे स्पर्म जो सेंट्रियोल लेके आया वो अकेला था, क्योंकि उसके पास में 2 सेंट्रियोल थे, एक डिस्टल सेंट्रियोल फ्लैजिला को हिला रहा है, उसका मूवमेंट कर रहा है, बेसल बॉडी बन चुका है, और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट था। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जैसे ही सेकेंडरी oocyte में आता है, अपने आप को डबल कर लेगा। अब क्या बन गए, 2 सेंट्रियोल बन गए, 2 सेंट्रियोल बनेंगे तो पोल बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा, और सेकेंडरी oocyte डिवाइड कर पाएगा। देखिए, ठीक है, मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा बेटा यहां बैठ के। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म डिवाइड, जो स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो डिवाइड करता है, 2 सेंट्रियोल में आता है, और इससे फाइनली ये माइटोटिक स्पिंडल को जनरेट करता है। कहां पर, सेकेंडरी, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। कहां करता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, उसमें ये करता है, ठीक है ना, जिससे कि उसका मियोसिस सेकंड पूरा हो सके। क्लियर, ठीक है। देन कम टू दी कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस, ठीक है। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट द सस्पेंडेड सेकंड मियोसिस डिवीजन के। जब स्पर्म का एंट्री होता है सेकेंडरी oocyte में, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करता है, सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, स्पिंडल फाइबर को बनाता है, और फाइनली मियोसिस सेकंड पूरा होता है। क्लियर, ठीक है। दिस प्रोड्यूस ए हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। हेड ऑफ स्पर्म, अब आप बोलोगे सर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जब डिवाइड, देखो आपको पता है सेकेंडरी oocyte जब हुआ तब जो है स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल और न्यूक्लियस दोनों दे दिया यहां पे,
अब न्यूक्लियस, जैसे इमेजिन करते हैं, एक सीन देखते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, इसके अंदर स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट किया, ये सेंट्रियोल ने अपना को डुप्लीकेट किया और ये स्पिंडल फाइबर बन गए डिवीजन के लिए, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम अपने आप को उस पर अरेंज कर लिए, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम अपने आप को, ये ऐसे क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है ना। अब ये तो स्पिंडल फाइबर हो गया आपके, ये सेंट्रियोल हो गया, जो न्यूक्लियस स्पर्म से आया वो यहां प्रेजेंट है, वेट कर रहा है वो, ठीक है। अभी यहां पे न्यूक्लियस अवेलेबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर इसने फ्यूज क्यों नहीं किया? अरे अवेलेबल ही कुछ नहीं यहां पे, न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, डिवीजन के लिए रुके हुए हैं वो, जैसे बोलते हैं ना हम स्टैचू, हो गया स्टैचू, ठीक है, तुमने होके देखा स्टैचू, तो स्टैचू रुक गया, वो रुका हुआ सब। अरे जब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर पहुंचा, बोला अरे हमको तो न्यूक्लियस से फ्यूज करने को कहा गया था कि 2 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे 2n कंडीशन बनेगी, यहां तो न्यूक्लियस दिख ही नहीं रहा है। स्पर्म ने देखा अच्छा ये तो स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज किया, ये डिवाइड करेगा तब न्यूक्लियस बनेगा, तो न्यूक्लियस चूंकि अवेलेबल ही नहीं है तो स्पर्म का न्यूक्लियस वेट करता है, करना ही पड़ेगा वेट, कोई अवेलेबल ही नहीं फ्यूज करने के लिए, यहां पे सब क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, तो पहले डिवीजन कंप्लीट होगा। अब डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ बेटा, यहां पर हुआ ये कि एक बनी ये इमेज, हमने कहा इमेज का एक बन गया ये पोलर सेल बन गया और दूसरा बन गया ये ओवम बन गया। जो ओवम बना बड़े साइज का सेल था, जिससे मैंने कहा ये ओवम बना बड़े साइज का सेल था, पोलर बॉडी ये बना, और स्पर्म का न्यूक्लियस जहां मोस्ट ऑफ द हिस्सा साइटोप्लाज्म का होगा वहां पर स्पर्म के प्रेरण होने की संभावनाएं सबसे अधिक होंगी, ये यहां प्रेजेंट है, पोलर बॉडी में नहीं है। अब ये खुद का इसका न्यूक्लियस था, ये आ गया, ये पोलर बॉडी का न्यूक्लियस है, इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट यहां पे, ये फ्यूज कर जाएंगे और 2n न्यूक्लियस बन जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए क्या लिखा यहां पे, द हेड ऑफ स्पर्म विच कंटेन the nucleus separate from the mitotic middle piece and tail, it become the male pronucleus। मैंने कहा कि जो स्पर्म का हेड होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जो कि जो है वो मिडिल पीस टेल से अलग हेड में पाया जाता है, इसे मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और जो ओवम का न्यूक्लियस होता है उसे हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। सेकंड पोलर बॉडी और स्पर्म की टेल जो है वो डिजनरेट कर जाती है क्योंकि न्यूक्लियस ऑलरेडी आ चुका होता है सेकंडरी oocyte के अंदर। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स ईच अदर की तरफ मूव करते हैं, कैरियोगेमी होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, n प्लस n के मिलने पे 2n कंडीशन बनती है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है ना, क्लियर। जाइगोट का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका होता है, यहां पर जाइगोट बन चुका होता है। आई बात समझ में बेटा, मैंने क्या कहा आपसे, जब सेकेंडरी oocyte को मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया तो मेल गैमेट ने अपना सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट किया जिसने डिवीजन को पूरा किया, और मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस था वो पहुंच चुका अंदर, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा फ्यूज करने के लिए। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जब कभी सेल डिवीजन होता है ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ता सेल डिवीजन के दौरान। और ये सेल कहां रुकी हुई थी? मेटाफेज सेकंड में ये सेल रुकी हुई थी, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे सेंट्रियोल आया, स्पिंडल फाइबर बनेगा, सेल डिवाइड करेगी, एक सेल छोटी पोलर बॉडी बनेगी, एक बड़ी एग बनेगा, तो जाहिर सी बात जब सेल बनेगी तभी तो न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा उसके अंदर। जैसे ही न्यूक्लियस बना वो फ्यूज कर गया, ठीक है, क्लियर। अब What is the significance of fertilization? फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो बेटा, यहां पर जो हैप्लॉइड सेल 2n कंडीशन, जो दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करती है वापस में, तो उससे वापस से डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर होती है। इट रिस्टोर दी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n प्लस n से 2n बन चुका होता है। इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रियोल्स व्हिच आर लैकिंग इन मैच्योर एग के, एक मैच्योर एग के अंदर सेकंड जो है उसमें सेंट्रियोल नहीं होते हैं, और जो स्पर्म अपना सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट करता है ना बेटा, वही जाइगोट को आगे डिवाइड करने में रोल प्ले करता है। यानी एक एम्ब्रियो जो बनता है ना, उस एम्ब्रियो में सब में जो सेंट्रियोल लगातार एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है, और उसमें जो सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट किया वो मेल गैमेट ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म, जैसे मेल स्पर्म की बात करें तो मेल स्पर्म या तो एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा, ठीक है, या वाई क्रोमोसोम लेके आएगा। सारे के सारे ओवम जो है वो एक्स होते हैं, मतलब सेक्स डिटरमाइन करने में मेल स्पर्म रोल प्ले करता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। डिटरमाइन द सेक्स इन एम्ब्रियो, कंबाइन द कैरेक्टर ऑफ टू पेरेंट के, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को कंबाइन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। इट इनिशिएट्स क्लीवेज, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो उसके बाद क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब होता है जाइगोट में होने वाला माइटोसिस जिससे एम्ब्रियो बनता है।
जाइगोट में होने वाला माइटोसिस जिससे कि इनिशियल एम्ब्रियो बनता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं, और क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में क्या फर्क होता है हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इस बारे में एनसीईआरटी के क्या विचार है वो हम देख लेते हैं एक बार। क्लियर। फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस सेक्सुअल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना के, पेनिस सीमेन को वेजाइना में रिलीज करता है, प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं, मालूम है हमको, ठीक है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स and enter into the uterus and finally reach to the ample region of the fallopian tube। ये भी देखा हमने कि जो मोटाइल स्पर्म है वो सर्विक्स से मूव करता है, यूट्रस में पहुंचता है, वहां से वो fallopian tube में पहुंचता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। The ovum released by the ovary is also transported in the ampullary region। जो ओवरी से ओवम निकलता है वो भी जो है वो एम्पुलर रीजन में पहुंच चुका होता है, और वहां पर जो है वो fallopian ट्यूब के एम्पुला वाले हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है। कोई डाउट इसमें बेटा? हमने एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से समझा हुआ है, देखा हुआ पहले हमने, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर रीजन के। देखिए फर्टिलाइजेशन जो है हमेशा एक बाई चांस वाली बात है कि क्योंकि ये बात इतनी सी है कि फीमेल गेमेट निकलना चाहिए, मेल गेमेट पहुंचना चाहिए के, और ये सब कुछ विद इन ए टाइम फ्रेम होना चाहिए के, तो इसलिए हर कॉपुलेशन में हर बार सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्लियर। यही दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी के, यही कारण है कि हर कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक बाई चांस वाली बात है कि सब दोनों कंडीशन पूरी प्रॉपर फुलफिल होना चाहिए कि एट द सेम टाइम ओवुलेशन होता हो उठ के और स्पर्म पहुंचता हो और दोनों एम्पुलर रीजन में साथ पहुंचते हो और फर्टिलाइजेशन हो सकता है उठ के। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन के, स्पर्म की ओवम के साथ जो संलयन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे हम। क्लियर। देखिए ना, देख रहे हैं आप, तो देखो बेटा ना, ये ओवुलेशन हुआ यहां पे, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब देख रहे हो आप यहां पर देखिए ये फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे मैंने मेल गेमिट आया, यहाँ पे देखिए आप ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिखा रहा हूं कि ये ब्लैक मार्क्स ऐसा दिखाया मैंने आपको, ये मेल गेमिट आया यहाँ पे फर्टिलाइज करने के लिए, तो फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पे, एम्पुला वाले से फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज ओवर के, तो क्लीवेज में क्या होता है, देखो बेटा एक सेल जाइगोट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ, इसमें 2 सेल बन गई, फिर डिवीजन हुआ, इसमें 4 सेल बन गई, फिर डिवीजन हुआ इसमें। अब गौर से देखिए इसमें आप गौर से देखेंगे तो ओवरऑल के, मैंने डायग्राम थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया, पर ओवरऑल देखेंगे तो पूरे ग्रुप का है एक जाइगोट सिंगल सेल थी, 2 सेल बनी, आकार में आधी हो गई, 4 सेल बनी, आकार में 1/4 हो गई, 8 सेल बनी, आकार में साइज में जो है 1/8 हो गई। मतलब सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, सेल लगातार डिवाइड कर रही है, सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, सेल लगातार डिवाइड कर रही है, और ऐसी सेल्स को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके लिए हम ब्लास्टोमियर वर्ड का हम यूज करते हैं के, मतलब ये वो सेल होती हैं जो क्लीवेज में बनती हैं, और हमेशा पहले ने नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस में ये होगा कि एक सेल है अपना साइज बढ़ाएगी, फिर डिवाइड कर जाएगी, और सेम साइज की 2 सेल बन जाएंगी, सेम साइज की 2 सेल बन जाएंगी नॉर्मल माइटोसिस में। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर नॉर्मल माइटोसिस से फर्क ये कि एक सेल डिवाइड की 2 आधे साइज की सेल बन गई, वो सेल डिवाइड की 1/4 साइज की सेल बन गई, इसके बाद के मतलब हर बार सेल का साइज छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिडा, एनसीईआरटी क्या लिखता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm के। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, और मेम्ब्रेन के अंदर जो परिवर्तन या चेंजेस होते हैं उससे दूसरे एक्स्ट्रा स्पर्म जो है वो अंदर जो है वो नहीं आ पाते हैं। Thus it ensures only one sperm can fertilize the ovum के, इससे ये इंश्योर हो जाता है, इस बात की तसल्ली आती है कि केवल एक ही स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करे, ठीक है।
द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म के ये जो एक्रोसोम के सिक्रेशन है ये स्पर्म की साइटोप्लाज्म में एंट्री में हेल्प करते हैं ओवम के अंदर, ताकि वो अपना न्यूक्लियस और सेंट्रीवल कंट्रीब्यूट कर सके के साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इस जो एक्रोसोम के जो एंजाइम होते हैं मैंने बताया आपको स्पर्म लाइसिन, वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी साइट के, क्योंकि बेटा जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो स्पर्म ने जो है वो स्पर्म ने कंट्रीब्यूट किया है। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है उसी समय पर जो है क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने डिवीजन को पूरा करता है के। The second म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, ये अनइक्वल होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो सेल बनती है सेकंड पोलर बॉडी बनता है, एक हैप्लॉइड ओवम बनता है, इसे ऊटिड बोलते हैं, ऊटिड के। इसके लिए ऊटिड वर्ड का यूज करते हैं, ये वर्ड याद रखना ऊटिड के। ऊटिड मतलब ये है बेटा कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड पूरा हो चुका है, उसके बाद जो है जो हैप्लॉइड ओवम बना उसको हम ऊटिड बोलते हैं उसको हम, ठीक है ना। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together and form the diploid zygote, ठीक है ना, क्लियर। और डिप्लॉइड जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर n से कितना हो जाएगा, वो 2n हो जाएगा, के एक गैमेट n लेके आया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके आया, दूसरा भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके आया, फ्यूज हो गया तो क्या बन गया, 2n कंडीशन बन जाएगा, क्लियर, ठीक है, ठीक। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself के, and at the time of फर्टिलाइजेशन के समय इस बात का निर्धारण हो चुका होता है, इस बात का जो है वो डिसीजन हो चुका होता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल बेबी होगा के। और हम जानते हैं कि क्रोमोसोमल पैटर्न जो ह्यूमन फीमेल का है वो XX होता है, मेल का XY होता है, मतलब ऑल दी ओवम हैविंग X ने सभी के ऑल ओवम के जो भी ओवम होते हैं वो हमेशा X होते हैं के, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं के। स्पर्म दो तरह के स्पर्म होते हैं, एक होता है X क्रोमोसोम वाला, दूसरा होता है Y क्रोमोसोम वाला। जब X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो XX कंडीशन बनेगी, फीमेल बनेगा। जब Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो XY कंडीशन बनेगी, मेल बनेगा, ठीक है। Therefore all the haploid gametes overproduced by female have the sex chromosome X only, ठीक है, ठीक। जबकि मेल गैमेट स्पर्म जो होते हैं उसमें 50% होंगे X और 50% होंगे Y, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब फादर के, इसका मतलब हमारे जो है वो आज भी इंटर गांव के ऐसे एरिया होते हैं जहां पर केवल लड़कियों का जन्म होने पर डांट पड़ती है बहू को, सास ताना मारती बहू को कि लड़की का जन्म हो गया, हम तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। मैं आपको क्या लगता है ये सच्चाई है? मैं जो बातें बोलता हूं ये हाइपोथेटिकल नहीं है। कभी आप गांव के इंटर एरिया में जाकर देखिए, आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या होता है वहां पे। मतलब एक या दो लोगों को तो मैं जानता हूं अपने गांव में जिनकी जो है सेकंड मैरिज इसलिए हो गई उनकी क्योंकि उनके लड़के केवल 3 लड़कियां 4 लड़कियां थी। तो घर वालों ने कहा कि भैया हमारा डायनासोर का वंश है और ये डायनासोर का वंश कहीं खत्म ना हो जाए, है ना, हम तो लिविंग फॉसिल है, हमारा यदि वंश खत्म होगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा, धरती को कौन संभालेगा, इस धरती का वो जो पूरी जो अर्थ घूम रही है ना, तो रात के समय हम ही अर्थ को घुमा के आते हैं तभी दिन निकलता है ना। तो इतना महत्वपूर्ण वंश हमारा है, हमारा यदि वंश नहीं आगे चला तो पता नहीं धरती पे क्या हो जाएगा के, है ना, धरती पर पता नहीं जो है वो कौन न्याय करेगा, धरती कैसे चलेगी, सूरज कैसे निकलेगा, चांद कैसे निकलेगा के, दिन कैसे होगा, रात कैसे होगा। बड़ी चिंता थी उनको अपने परिवार बेटे के बेटा होने की, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना। भैया बेटा नहीं हुआ ना तो मतलब जो बड़ा भारी वो हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे की सेकंड मैरिज कर दी, फिर 3 बेटी हुई। तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़ी वाली बहू है ना, इसका छाया जो है ना, इसकी जो परछाई है, इसके ही पैर खराब है। क्या खराब है? पैर खराब है। ऐसे गांव में वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये घर में आई है इसलिए जो है वो लड़की का जन्म हो रहा है। 6 लड़कियां हो गई, ठीक। तो आप सोचिए कि दोष किसका? महिला का। तो आसान है, डिपेंडेंट आदमी है आपके घर में, जो ऐसे गांव के अंदर देखोगे तो ना बहुत कम रोजगार के अवसर होते हैं इनके, डिपेंडेंट है ना, घर वालों ने कम उम्र में शादी कर दी है, यहाँ आ गए हैं, कल्चर ने भी सिखाया है कि हमको जो है वो पूरा सम्मान पति का करना, सब करना, अच्छी बात, अच्छी जो संस्कार है सिखाए गए उनको के। लेकिन अत्याचार को बर्दाश्त करना, गलत चीज को बर्दाश्त करना, ये उतना ही दोषी दूसरा आदमी होता है जिस पर अत्याचार हो रहा होता है, जो कर रहा होता है। करने वाला तो है ही दोषी, लेकिन जो सहन कर रहा है ना इन सब चीजों को, इन बदतमीजियों को, वो भी दोषी कम नहीं है।
मैं अक्सर देखता हूं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे भी जो है वो मेल आते हैं, ऐसे मैसेज भी आते हैं कि स्कूल में भी देयर आर टीचर्स। देखो सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, 1% सब जगह पे खराब लोग होते हैं, वे डॉक्टरों में भी हो सकते हैं, टीचर में कहीं भी हो सकते हैं। देयर आर सम एक्ट की जो नॉन रिस्पेक्टफुल था, इस तरह का व्यवहार गर्ल्स के साथ में किया गया। मैं कहता हूं कभी यदि आपको ऐसा लगता है ना तो यू शुड रिवोल्टेड। जब आप पलट के बोलते हैं ना तो आदमी सामने वाला दब जाता है, ठीक है? क्योंकि जो जब तक उन्हें मालूम है कि ये कमजोरी है, गलत वे करें, बदनामी इसकी गर्ल्स की हो, ये कैसा नियम है भाई? ये कौन सा कानून है? गलत कर रहा है आदमी, डिसरेप्यूट हो रहा है जो विक्टिम है उसका, और एक्यूज सीना तान के घूम रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि कोई बोल तो सकता नहीं, कोई कुछ बोलेगा तो तुम्हारी खराब होगा मामला। वी शुड चेंज दिस अप्रोच। सोसाइटी का जब तक ताना वाना नहीं बदल सकते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में कई बार आता तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि काश कोई शक्ति ताकत ऐसी होती जिससे इन चीजों को मैं बदल पाता, ठीक है? क्योंकि मुझे असहज लगता है और मैं कहता हूं ये तो बाई चांस की बात है। चलिए मैं बाई चांस की बात है कि मैं आई एम ए मैन, इट्स बाई चांस, ठीक है? इट मे बी पॉसिबल कि मैं एक मैडम होता, टीचर होता, ठीक है? वही मेरा नाम गीतेंद्र नाम की गीतेंद्री होता, मैं पढ़ा रही होती यहां पे, ये भी तो पॉसिबल था, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि केवल जेंडर के लेवल पे इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। वही क्या मैंने कहा ना, गांव के अंदर आप देखेंगे झगड़े का बड़ा कारण बेटी बेटी हो रही है, और जबकि कारण यदि उनको बताओ ना तो पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये भी संदेह है, ठीक है? तो एक्स और वाई आप देख सकते हैं ना, ये मैं आपको इसलिए बताता हूं, आप ना देखो, आपको तो आपके लिए तो बचकानी चीज है कि आप तो बचपन सुनते आ रहे हैं, पर गांव के जो लोग हैं ना, जो कम पढ़े लिखे, उनको भी बताया कीजिए चीजें के। मैं एक बार छोटा जब स्कूल में था ना, आपको बता रहा हूं सच्ची बात, सच्ची कहानी बता रहा हूं, ठीक है? 11th क्लास में था, भोपाल में पढ़ा करता था, द स्कूल फॉर एक्सीलेंस, जो उस समय गवर्नमेंट सुभाष स्कूल हुआ करता था, वहां में पढ़ता था, अपनी क्लास में पढ़ने में अच्छा था। हमारी पूरी क्लास जो है वो गई एक कैंप में, एक बड़झिरी करके गांव था, एक बड़झिरी गांव था सीहोर के पास कहीं पे, वहां पे हमारा कैंप लगा किसका, एनएसएस का, के मैं नेशनल सर्विस स्कीम का मेंबर था एनएसएस का। तो एनएसएस के कैंप में मैं गया तो मैंने देखा कि हम लोगों को टास्क मिला कि गांव के लोगों को हमें साक्षर बनाना है। इस गांव को साक्षर बनाने में हमको 8 दिन का कैंप था, ठीक है? इसके एक स्कूल की बिल्डिंग थी, उसमें कैंप को लगाया गया, हम लोग सब उस वहां रहे, ठीक है? तो वहां पे साक्षर बनाने का हमारा मिशन था। तो हमको उन्होंने एक पट्टी पकड़ा, स्लेट दिया, उन्होंने बत्ती दिया और कहा कि भैया ये पत्ती बोलते हैं, पेंसिल जैसा होता है ना वो चौक का। उन्होंने कहा याओ ये घर, कोई घर जाके 1-2 घरों में गया, नॉक किया, भैया घर में कोई ऐसा जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है? उन्होंने कहा हाँ है, हमारी दादी नहीं पढ़ी लिखी है, हमारी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी है ना। तो हमने कहा हम स्कूल से आए हैं, सरकार की तरफ से एनएसएस का में काम करते हैं, आप हमें दीजिए, हम पढ़ाना सिखा देंगे उनको। हमको इंस्ट्रक्शन क्या थे, आप सुनिए सच्चाई, कि तुमको हमने कहा कैसे पढ़ाएंगे इनको, आ आ ई ऊ सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे इनको बताइए? नाम लिखना सिखाना है तुमको। हमने कहा यार ये तो बड़ा भारी काम है। हमने कहा नाम लिखना, जिसको अनार का, आम का, ई इमली का, ई ईक का, ए एनक का नहीं आता हो, उसको तुम जो है वो कैसे साइन करना? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम सिखाओ उसको, बोलो बकरी, मान लो किसी का नाम है फूलबाई, ठीक है? उन्होंने कहा ऐसा बनाओ, आधा गोला बनाओ, ऐसा पेट काट दो इसका ऐसे, ठीक है? फिर इसी को ऊपर कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है? फिर इसके ऊपर एक चिड़िया को बिठा दो, ऐसे चिड़िया बैठ गई, ठीक है? फिर जो है वो 2 कमल का फूल बना लो, ऐसे कमल का फूल बन गया। फिर एक डंडी लगा दो इसके बीच में, ये बन गया, हाँ ठीक है? फिर बकरी ऐसा गोला बनाओ और उसका पेट काट दो ऐसे, फिर डंडी खींच दो ऐसे इसके, फिर एक और डंडा खींच दो ऐसे पेट के, फिर ऐसे एक गोला बनाओ, दूसरा गोला बनाओ, ठीक है? फिर इसमें जो है वो एक चिड़िया सीधी बिठा दो, ठीक है? और इसके ऊपर जो है वो एक ऐसा निकाल दो, ये बन गया फूल भाई। 8 दिन में तुमको ये सिखाना है। हमने सिखा दिया। हम 8 दिन तक जो है अम्मा जी के पीछे लगे रहे। अम्मा जी को बोला अम्मा जी ये ऐसा है, इसका पेट काट दो, ऐसा करो। अम्मा जी को भाषा सिखाई। अम्मा जी बोले बाद में, ए भैया मैं सीख तो गई, ये तो बता दे कि इसमें जब फूल कितने लिखो, बाई कितने लिखो। मैंने कहा भैया जिसमें जो है वो आपका सिग्नेचर है। अच्छा भैया बात तो है सिग्नेचर, साइन तो है, तुम कह रहे साइन है, मैं तो अंगूठा लगाते बैंक के अंदर, अब मैं साइन कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल साइन कर सकती हो। हमने कहा बताओ इसमें, जा कहा भैया? हमने कहा फूल।
फू नहीं तो फिर जा का है। पूरे 8 दिन में हमने फूलबाई लिखना सिखाया और अम्मा जी को यह मालूम नहीं चला कि इसमें ई कौन सा है, बा कौन सा है, फा कौन सा है, ला कौन सा है और ऊ की मात्रा कौन सी है। अम्मा जी जो है वो साइन करना सीख गई, हमारे रजिस्टर के अकॉर्डिंग वो साक्षर बन गई। वो कुछ नहीं पढ़ सकती है वो, पर चूंकि वो साइन कर सकती है, पोस्टमैन भी खुश, अरे वाह साक्षर हो गई अम्मा जी। बैंक वाला खुश कि अंगूठा नहीं लगा रखा, तो फूलबाई लिखने लगी और 10 दिन बाद फूलबाई अपना नाम लिखना फिर से भूल गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सिस्टम है, ये काजू से काम करता है ना। तो चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि चलिए आज मैंने बहुत लंबी बात कर ली आपसे इस बारे में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है बेटा सेक्स डिटरमिनेशन जो है ना, अब इसका मतलब क्या सब में ऐसा होता है? नहीं, पक्षियों में अलग प्रकार से होता है। वर्ड्स में जो होते हैं पक्षियों की बात को कहके, तो उनमें क्या होता है ZZ और ZW। ठीक है, मतलब जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है वर्ड्स में। के पक्षियों की बात करें, हम वर्ड्स की बात करें, पीकॉक की बात करें, किसी पक्षी की बात करें, उसमें मेल गैमेट एक तरह का होता है, फीमेल गैमेट 2 तरह के होते हैं उसमें। तो फीमेल हेट्रोगैमी देखने मिलती है हमको पक्षियों के अंदर, वर्ड्स के अंदर। मेल हेट्रोगैमी देखने मिलती है हमको ड्रोसोफिला के अंदर, जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर देखने मिलती है हमको। ठीक है, मधुमक्खी की कहानी कुछ और है, यानी जो हनी बीज हैं उनकी कहानी कुछ और है। वो कहते हैं भैया मेल है तो हैप्लॉइड है, ठीक है, मेल है तो हैप्लॉइड है, फीमेल है तो डिप्लॉइड है, कहानी अलग है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के आधार पर सेक्स डिटरमिनेशन होता है। ये सब कहां पढ़ेंगे हम? तो जब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां हम सेक्स डिटरमिनेशन को एक बार डिटेल में देखेंगे और हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं और जो कुछ चीजें बताई हैं आपको लेक्चर के दौरान कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, वो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्लास में हम इंप्लांटेशन को देखेंगे, जाइगोट के डेवलपमेंट को देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आध बच्चे का छोटा मोटा कुछ हिस्सा तो उसे आगे कवर कर दूंगा मैं तो, लेकिन ये है कि चैप्टर पूरा होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू होगा के। और हम मेजर चैप्टर ने हमने अभी जो है वो मेजर चैप्टर हम कवर कर चुके होंगे इसको, तो हमें जो है वो बड़े ध्यान से इसको रिवाइज। ये चैप्टर ऐसा है जहां से 3-4 क्वेश्चन, 2 से लेकर 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन के। ऑल्दो आई एम नॉट टीचिंग फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन तब भी मैं दिमाग में रखता हूं कि ये चीजें आपकी जो बोर्ड में आती है वो पहले कवर हो जाए। ठीक है, नीट के स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए बोर्ड का लेवल तो थोड़ा सा नीचे होता है इससे, लेकिन तब भी एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, जो छोटे सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन के मतलब भी नोट कर लीजिए आपके। और अभी कई बच्चों ने मुझे रिजल्ट जहां आया उन्होंने बताया कि उनके 95%, 98% तक आया है और बायोलॉजी उन्होंने जो है वो यहीं से पढ़ा है और बहुत अच्छी। ये बेटा ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। इफ यू आर स्कोरिंग 90, 95, 98%, दिस इज नॉट माई एफर्ट, दिस इज नॉट माई अचीवमेंट, दिस इज योर्स अचीवमेंट ओनली, क्योंकि मैंने तो सबको पढ़ाया है। आप पढ़े, आप सीखे, ये आपका अचीवमेंट है। एंड इसके लिए बेटा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं कि आगे भी आप अच्छा परफॉर्म करते रहें और एग्जाम में आप फोड़ के आए, निकालें नीट, आप एक बड़े डॉक्टर बने। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.